कुछ लाइंस जैसे कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। और जब इसके कॉन्टेक्स्ट में एक प्रश्न पूछा गया इनके माध्यम से भारत के फोर्सेस ने क्या संदेश दिया है, तो एयर ऑपरेशंस के डीजी एयर मार्शल ए.के. भारती ने इसका एक बहुत ही शानदार उत्तर दिया है, और वो भी श्री रामचरितमानस की एक चौपाई से, जो कि इस तरह से है। विनय ना मानत जल्द ही जड़ गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब भय बिनु होई ना प्रीति। और जिसका आज के कॉन्टेक्स्ट में सीधा सा मतलब इस तरह से आप समझ सकते हैं कि सम्मान, अनुशासन, शांति, तो इसको पाने के लिए या इनको स्थापित करने के लिए दुश्मन के अंदर डर का होना भी जरूरी है। बाकी कल के और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय फोर्सेस ने ऑपरेशन सिंदूर में अचीव किए गए सभी ऑब्जेक्टिव्स के जो प्रूफ, जो एविडेंस दिए हैं, तो उनसे अब कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। और ये भी स्पष्ट किया गया कि भारत की लड़ाई केवल आतंकवाद और आतंकियों के खिलाफ थी, और हमारी लड़ाई कभी भी पाकिस्तान की मिलिट्री या पाकिस्तान के सिविलियंस के खिलाफ नहीं थी। लेकिन वो पाकिस्तानी मिलिट्री है जिसने आतंकियों को सपोर्ट करना चुना और उसने इस कॉन्फ्लिक्ट को बड़ा बनाया। और पाकिस्तान के एस्केलेशन की जवाबी कार्रवाई में भारत ने पाकिस्तान के जो महत्वपूर्ण बेसिस को टारगेट किया है, उन पर जो प्रिसाइज स्ट्राइक करी है, तो उससे संबंधित सारे एविडेंस सैटेलाइट इमेजेस के माध्यम से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत ने दे दिए। बाकी पाकिस्तान की तरफ होने वाली कैजुअलिटीज के बारे में जब प्रश्न पूछा गया था, एयर ऑपरेशंस के डीजी ने बहुत ही स्पष्ट बात कही है कि हमारा काम टारगेट को हिट करना था, ना कि बॉडी बैग्स को काउंट करना। How many casualties? How many injuries? Well, to start with, our aim was not to inflict casualties, but in case there have been, it is for them to count. Our job is to hit the target, not to count the body bags. बाकी हाँ, सोशल मीडिया पर ऑलरेडी कई सारे एविडेंस आ चुके हैं कि पाकिस्तानी एयरफोर्स को भी कितनी बड़ी कैजुअलिटीज हुई हैं। और अगर आपको वीडियोज और फुटेज देखनी है तो आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल डिफेंस स्क्वाड पर जा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव सी फुटेज है तो यहाँ पे दिखाई नहीं जा सकती है। और बाकी आज और कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत ने इस बात के भी एविडेंस दे दिए कि कैसे इस दौरान भारत के एक मजबूत एयर डिफेंस नेटवर्क ने पाकिस्तान के सभी एसेट्स को नाकाम कर दिया था, जिनमें पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले चाइनीज PL-15 मिसाइल्स, टर्किश ड्रोन्स और ऐसे अन्य सभी इक्विपमेंट। और मिलिट्री ऑपरेशंस के डीजी ने कंफर्म किया है कि चाहे किसी भी कंट्री के इक्विपमेंट हो, चाहे वो चीन के हो या टर्की के हो, भारत अपने मजबूत एयर डिफेंस नेटवर्क से सभी को न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। और इस ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के भ्रम को किस तरह से भारत की फोर्सेस ने तोड़ा है, तो उसकी इमेजेस भी प्रेस ब्रीफिंग में दिखाई गई हैं। और आज के प्रेस ब्रीफिंग से ये भी स्पष्ट हुआ है कि कैसे भारतीय वायुसेना की प्रिसाइज स्ट्राइक में इस्लामाबाद से लेकर कराची तक हर चीज कवर हुई है, और भारतीय वायुसेना को जो टास्क दिया गया था उसमें सभी ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए गए। बाकी कल की प्रेस ब्रीफिंग में जब डीजी एयर ऑपरेशन से भारत के रफाल जैसे एसेट्स को शॉर्ट किए जाने वाले दावों पर प्रश्न पूछा गया, तो इसके उत्तर में उनका कहना था कि हम कॉम्बैट सिनेरियो में हैं और जो लॉसेस होते हैं वो कॉम्बैट का हिस्सा होता है। लेकिन आपको ये प्रश्न पूछना चाहिए कि क्या हमने ऑब्जेक्टिव अचीव किए, तो इसका उत्तर है हाँ। भारत की मिलिट्री ने अपने ऑपरेशन सिंदूर में सभी ऑब्जेक्टिव्स को सफलतापूर्वक अचीव किया है। और रही बात मिलिट्री एसेट्स के लॉस की, तो उन्हें कहना था कि वो लॉसेस क्या हो सकते हैं, कितने नंबर्स में है, क्या प्लेटफॉर्म है, तो इस पर कमेंट करने के लिए अभी सही समय नहीं है, क्योंकि इसमें कई सारी टेक्निकलिटीज और ऑपरेशनल कंडीशंस भी होती हैं, और इस तरह का कोई भी कंफर्मेशन हमारे दुश्मन को एडवांटेज दे सकता है। और हाँ, ऑफिशियली ये भी कंफर्म हुआ है कि हमारे सारे पायलट्स पूरी तरह से सेफ हैं। और रही बात उन क्लेम्स की कि पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट को भी शॉर्ट किया गया, तो इस पर भी डीजी एयर ऑपरेशन ने ज्यादा डिटेल में तो नहीं बताया था, लेकिन हाँ, ये इंडिकेशन जरूर दे दिया कि पाकिस्तान के कुछ हाईटेक एयरक्राफ्ट को शॉट डाउन किया गया है। We have downed a few planes. Numbers, we would not like to hazard a guess out here. Okay, I have the numbers, okay, and we are getting into the technical details of it to establish it. So I would not like to put a figure at this time, but definitely there are losses from their side which we have inflicted. Were they fourth generation, sir? No, you're putting words into my mouth. Why do you say fourth generation? Let us make it high tech. Thank you so much. All right. डीजी एयर ऑपरेशंस ने तो किसी भी पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट का नाम नहीं लिया है, लेकिन इससे पहले जो भी रिपोर्ट्स आ रही थी, तो उनमें से कुछ रिपोर्ट्स का कंफर्मेशन जरूर मिला है कि राजस्थान में जैसलमेर के ऊपर पाकिस्तान का जंग फाइटर यानी कि JF-17 भी शॉट डाउन हुआ था, और उसका जो पायलट है वो गंभीर रूप से घायल होने की वजह से बच नहीं पाया था। और ये भी क्लेम किया गया कि उस एयरक्राफ्ट का मलबा इंडियन आर्मी फॉर्मेशंस के पास है। और बाकी प्रेस ब्रीफिंग में एक और ऑफिशियल कंफर्मेशन सामने आया था कि पाकिस्तानी ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने के लिए केवल भारत के एयर डिफेंस और काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स इस्तेमाल नहीं हुए थे, बल्कि इंडियन एयरफोर्स की गरुड़ कमांडोज की जो स्नाइपर्स की टीम है, तो उन्होंने भी पोर्किस के ड्रोन्स को शॉट डाउन किया था। आगे पोर्किस से याद आया, अगर आपको PKMK करने वाले भारत के उन एसेट्स के मर्चेंडाइज में दिलचस्पी है, जैसे कि ब्रह्मोस, सुखोई, रफाल, तो उसके लिए आप squadron.in को विजिट कर सकते हैं। एक तरफ जहां भारत के DGMO ने अपने सफल ऑपरेशन के बारे में अनडिनाइबल एविडेंस दिए और वो भी HD क्वालिटी में, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की मिलिट्री ने भी इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान ने अपने क्लेम को साबित करने के लिए जो एविडेंस दिए हैं, तो उनको देखने के बाद आप पाकिस्तान को यही कहोगे बेटा तुमसे ना हो पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के एविडेंस में शामिल थी उनके द्वारा बनाई गई घटिया क्वालिटी की PPT, एडिट किए हुए घटिया सी क्वालिटी के रैंडम से मैप्स, कुछ भी दिखा रहे हो लोग। इतना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के इस प्रोपेगेंडा को सही दिखाने के लिए जो चीन की सैटेलाइट कंपनियां हैं वो भी बहुत मेहनत कर रही हैं पुरानी सैटेलाइट इमेजेस पाकिस्तान को देके, जिसके माध्यम से वैसा प्रिटेंड कर सकें कि पाकिस्तान की स्ट्राइक में भारत के बेसिस को नुकसान पहुंचा है। हालांकि वो बात अलग है कि जो फेक इमेजेस हैं वो भी काम नहीं आ पा रही हैं। इसके अलावा कुछ ऑडियो क्लिप्स भी पाकिस्तानी मिलिट्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्ले करी थी, और जबकि भारत के DGMO ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के उन सभी दावों को भी खारिज कर दिया, जैसे पाकिस्तान भारत के महत्वपूर्ण मिलिट्री बेसिस को टारगेट करने का दावा कर रहा था। और भारत के एयर ऑपरेशंस डीजी की तरफ से क्लियरली कहा गया कि हमारे सभी एयर और मिलिट्री बेसिस इंटैक्ट हैं, ऑपरेशनल हैं, और अगर जरूरत पड़ेगी तो शॉर्ट नोटिस पर भी कभी भी ऑपरेशंस को कंटिन्यू रखने के लिए तैयार है। और बाकी अगर आप दोनों देशों की मिलिट्री की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को साइड बाय साइड देखेंगे, तो आपको दोनों देशों के सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स की बॉडी लैंग्वेज, उनके कॉन्फिडेंस में बहुत एक क्लियर सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। और हाँ, अब ये भी ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि भारतीय वायुसेना की जवाबी कार्रवाई में कराची के मालिर कैंटोनमेंट के एयर डिफेंस इंस्टॉलेशन भी डिस्ट्रॉय हुए हैं, और भारत ने पाकिस्तान के लगभग सभी मेजर सिटीज इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, सरगोधा, कराची, इन सभी को टारगेट किया है। यह भी बताया गया कि पाकिस्तान ने जो भारत पर
PL-15 मिसाइल लॉन्च करी थी तो उससे अपने टारगेट को मिस कर दिया था। तो हाँ, चीन की सो कॉल्ड एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी की पोल भी खुल रही है। और वहीं दूसरी तरफ जो भारत के स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, जैसे कि आकाश, सरफेस टू एयर मिसाइल और DRDO द्वारा बनाए गए काउंटर ड्रोन सिस्टम्स, तो उन्होंने टॉप लेवल की परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तानी ड्रोन्स की स्ट्राइक को रोकने में। और निश्चित रूप से भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट बूम होने वाला है। और इतना ही नहीं, बल्कि भारत के एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम ने तो अपना काम किया ही है, जबकि भारत के जो पुराने सिस्टम्स हैं, जैसे कि पिचौरा, OSA-AK, L-70 ZU-23 mm जैसी एयर डिफेंस गन्स, और भारतीय वायुसेना ने यह भी कंफर्म किया है कि उनका जो समर एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे स्वदेशी तौर पर भारत में ही बनाया गया है, तो उसको भी इस ऑपरेशन में इस्तेमाल किया गया था और उसने भी इफेक्टिव तरीके से पाकिस्तान UCAVs को काउंटर किया है। बाकी पाकिस्तान की मिलिट्री ने अपनी प्रेस ब्रीफिंग में यह भी क्लेम किया था कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान की तरफ जो फायर करी थी तो वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर अफगानिस्तान में लैंड हुई थी, जबकि अफगानिस्तान के ऑफिशियल पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि भारत की कोई भी मिसाइल अफगानिस्तान में नहीं आई है। और फिर इसके बाद पाकिस्तान की मिलिट्री ने यह भी क्लेम किया है कि भारत ने मल्टीपल ब्रह्मोस मिसाइल उनकी तरफ लॉन्च करी थी, लेकिन उन सभी को पाकिस्तान ने शॉट डाउन कर दिया। तो इस पर हम बस दो बातें कहना चाहेंगे कि ब्रह्मोस अगर गलती से भी फायर होती है तो भी उसे एक्जैक्टली पता होता कि कहाँ जाना है, और दूसरा ये कि जो ये मल्टीपल ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट करने का दावा कर रहे हैं तो ये वही कंट्री जो भारत के सिंपल से ड्रोन्स को नहीं रोक पाई है, तो ये भारत के ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को रोकेंगे। बाकी पाकिस्तानी मिलिट्री जो दावे हैं कि उनके ड्रोन्स दिल्ली भी पहुंच गए थे और भारत को पता भी नहीं चला, फिर वो वापस आ गए, तो देखिए बहुत सीधी सी बात है कि जब किसी का दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है तो वो अक्सर ऐसी बातें करते हैं। और अक्सर ये भी देखा गया कि पानी की कमी, खाने की कमी, पैसे की कमी, तो ये भी कारण हो जाते हैं दिमागी संतुलन बिगड़ने के। जब से सीज फायर पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनी है तो उस बात से हमारे कई सारे भाई बहन काफी डिमोटिवेट से भी हमको लगे हैं, और ऐसे कुछ कमेंट्स हमको भी अपनी वीडियोस पर देखने को मिले थे। और उनको शायद ये भी लग रहा है कि जो पाकिस्तान है वो नैरेटिव वॉरफेयर जीत गया है। तो अपने इन्हीं सब मित्रों को हम ये बताना चाहेंगे कि आपको डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब माने या ना माने, लेकिन भारत ने इस ऑपरेशन सिंदूर में जो चीजें अचीव करी हैं तो उसने इस बात को बहुत क्लियरली स्पष्ट किया है कि भारत दुनिया की उभरती हुई सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्रीज में से एक है। और जैसे कि कुछ दिनों पहले तक पाकिस्तान ने दावा कर रहा था कि आने वाले समय में जो पाकिस्तान है वो एशिया की तीसरी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स होगा, तो वो तो खैर किसी दिमागी मरीज की स्टेटमेंट थी, लेकिन जो WDMMA है, जो वर्ल्ड वाइड कंट्रीज को उनके एयर स्ट्रेंथ को लेकर रेटिंग देती है, तो उसकी जो 2025 की रेटिंग थी, जिसके बारे में हमने डिफेंस अपडेट में कवर किया था, तो उस रेटिंग के मुताबिक जो तीसरी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स उनको लगती है वो भारत की है। और इस पर बहुतों का प्रश्न था कि ये जो शायद रेटिंग है वो बायस्ड है, क्योंकि चीन के एयरफोर्स के ऊपर भारत के एयरफोर्स को बढ़त कैसे मिल सकती है, क्योंकि अधिकतर को यही लगता है कि चीन के पास तो इतनी अधिक संख्या में सब कुछ एसेट्स हैं और भारत के पास तो जो सैंक्शन फाइटर स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ है वो भी पूरी नहीं है, तो फिर भला ऐसा क्यों है। तो देखिए, उस समय भी हमने आपको यही कहा था कि भले ही चीन के पास क्वांटिटी का एडवांटेज है, लेकिन जब बात आती है कि स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स की, तो उसमें केवल क्वांटिटी ही नहीं होती है, बल्कि क्वालिटी, स्ट्रेटजी, एक्सपीरियंस और कई सारे जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स भी इंक्लूडेड रहते हैं। और अभी पाकिस्तान के साथ जो ये पूरा सिनेरियो हुआ, जो किसी एक्ट ऑफ वॉर से कम नहीं था, तो इसमें भारत के एयरफोर्स ने अपनी स्किल्स, अपनी कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी तरह से सभी को दिखा दी है। और जिस तरह से भारत के स्वदेशी डिफेंस सिस्टम्स ने इस दौरान परफॉर्म किया है, तो इससे भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में एक अच्छी खासी बढ़ोतरी आने वाली है और ये भारत को एक बढ़त निश्चित रूप से देगा। और ये जो बात है ये केवल चीन को ही नहीं, बल्कि और भी कई सारे देश हैं जो इससे खुश बिल्कुल भी नहीं होने वाले हैं। यानी कहने का मतलब ये कि इस पूरी टेंशन के दौरान भारत ने जो अचीव किया है तो उसने इस पूरी दुनिया के ही सिस्टम को रीसेट कर दिया है। और जो स्टॉक मार्केट वगैरह को वॉच करते हैं तो उन्हें इस बात की पूरी संभावना दिख रही होगी कि कैसे आने वाले समय में जो डिफेंस स्टॉक्स हैं उनका भविष्य और सुनहरा होगा। और रही बात नैरेटिव वॉरफेयर को जीतने की, तो भारत ने अब जो सबूत पेश किए हैं तो उनसे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है, और यही सबूत इंटरनेशनल कम्युनिटी में भारत रखने वाला है पाकिस्तान को पूरी तरह से एक्सपोज करने के लिए। कि किस तरह से भारत ने जब आतंकी कैंपों पर स्ट्राइक करी तो वहां पे जो सुअर होरिफाइड हुए थे, तो उन सुअरों की जो शोक सभा हुई थी, तो उस शोक सभा में कुछ ऐसे सुअर भी दिखे थे जो कि UN की भी ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में, और वो सुअर भी अकेले नहीं थे बल्कि पाकिस्तानी मिलिट्री के कुछ सीनियर ऑफिसर्स के साथ थे। और उसमें पाकिस्तानी मिलिट्री के कौन कौन ऑफिसर्स थे तो उनको भी आइडेंटिफाई कर लिया गया है, जो कि फिर से यही दिखाता है कि किस तरह से पाकिस्तान की मिलिट्री आतंकवाद को स्पॉन्सर करती है, उनको फुल सपोर्ट करती है। इसके अलावा दुनिया के जो नंबर 1 आर्मी है, तो उस नंबर 1 आर्मी का जो प्रमुख है जनरल आसिम मुनीर, तो उससे जुड़ी हुई एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी अपडेट ये सामने आई है कि भारत ने जब जवाबी कार्रवाई करनी शुरू करी थी तो उसने पाकिस्तानी आर्मी चीफ को बंकर में छुपने के लिए मजबूर कर दिया था। और खास करके तब जब रावलपिंडी में पाकिस्तान का नूर खान एयरबेस भारत की स्ट्राइक की रेंज में आया था। और ऐसी भी रिपोर्ट है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ लगभग 2 से 3 घंटे तक अपनी जान बचाने के लिए बंकर में छिपे पड़े थे। और बाकी यहाँ कुछ पाकिस्तानी हमको ये भी कह रहे थे कि भारत की डिप्लोमेसी फेल हो गई है क्योंकि IMF ने पाकिस्तान को लोन दे दिया और उसे वो पाकिस्तान की अचीवमेंट बता रहे हैं। अब उन्हें कौन बताए कि भीख मिलना कोई अचीवमेंट नहीं होता है, और जितनी भीख पाकिस्तान को मिली है तो उससे ज्यादा पैसा तो भारत में ट्रेन को साफ करने में लग जाता है। तो जैसे कि पिछले डिफेंस अपडेट में हमने सीज फायर को लेकर पाकिस्तान के न्यूक्लियर ऑप्शन वाली संभावना पर बात करी थी और उससे संबंधित हमने कुछ इंसिडेंट्स के बारे में भी आपको बताया था। लेकिन आज की प्रेस ब्रीफिंग में जब एयर ऑपरेशंस की DG एयर मार्शल AK भारती से प्रश्न पूछा गया कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर रूमर चल रहा है कि भारत ने अपने स्ट्राइक में पाकिस्तान के किराना हिल्स को भी टारगेट किया है, जो कि पाकिस्तान की न्यूक्लियर स्टोरेज फैसिलिटी मानी जाती है, तो क्या यह बात सच है? तो इसके उत्तर में एयर मार्शल का कहना था कि हमें ये बताने के लिए धन्यवाद कि किराना हिल्स में कुछ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं, हमें इसके बारे में नहीं पता था और हमने किराना हिल्स को हिट नहीं किया है। और हाँ, फिर इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी समाप्त हो गई थी। Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. Thank you. अब बाकी इस पर तो हम बस यही कहेंगे कि समझदारों को तो इशारा ही काफी होता है। और बाकी आपको एक अपडेट और दे देते हैं कि आज पाकिस्तान में लगभग 1:26 पर फिर से 4.6 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया है। और वैसे आपको नहीं लगता कि 22 अप्रैल के बाद से ही पाकिस्तान की टेक्टोनिक प्लेट्स को ज्यादा ही हिल रही हैं?
बाकी अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी का एयरक्राफ्ट पाकिस्तान की न्यूक्लियर स्टोरेज फैसिलिटी की तरफ ट्रैक हुआ है, और जबकि मुरी में पाकिस्तान के हिल डिस्ट्रिक्ट में एक छोटे से एयरपोर्ट पर इजिप्शियन एयरफोर्स का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी लैंड हुआ है। और सोशल मीडिया पर क्लेम चल रहे हैं कि इजिप्ट के जो एयरक्राफ्ट है वो बोरोन के साथ आया है, जिसमें न्यूक्लियर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टीज होती हैं। हालांकि पाकिस्तान में कोई न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हुआ है या नहीं हुआ है, तो पाकिस्तान की तरफ से इसका कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। बाकी पाकिस्तान में इतनी हलचल चल रही है, फिर भी हमारे में कुछ को लग रहा है कि हमने क्या ही अचीव किया है। हम फिर से यही कहेंगे, हमने जो अचीव किया है वो पाकिस्तान को बहुत लंबे समय तक दिक्कत देने वाला है। और जबकि आज की प्रेस ब्रीफिंग में नेवल ऑपरेशंस की डीजी वाइस एडमिरल एएन प्रबोध ने बताया कि किस तरह से इंडियन नेवी ने इस पूरे ऑपरेशन के दौरान एक मैरीटाइम सिक्योरिटी को मेंटेन करके रखा था, जिसके चलते पाकिस्तान के जो एयरक्राफ्ट थे वो कई 100 किलोमीटर तक भारत के कैरियर बैटल ग्रुप के पास तक नहीं आ पा रहे थे। बाकी नेवल ऑपरेशंस डीजी की स्टेटमेंट ही काफी है पोर्को के लिए। This time, if Pakistan dare take any action, and Pakistan knows it, what we are going to do. That's all. मीडिया पर एक बार फिर से S-500 चर्चा में है, और ये क्लेम किया जा रहा है कि रशिया ने भारत को S-500 एयर डिफेंस सिस्टम का जॉइंट प्रोडक्शन ऑफर किया है। लेकिन आपको स्पष्ट करना चाहेंगे कि S-500 एयर डिफेंस सिस्टम का जो जॉइंट प्रोडक्शन वाला प्रस्ताव है तो वो रशिया के द्वारा पिछले साल यानी कि 2024 में ही दिया गया था, जब भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रशिया की विजिट पर गए थे। बाकी इसके अलावा 7 से 10 मई तक भारत ने जो अपने मल्टीपल आर्म्ड ड्रोन्स का इस्तेमाल किया है, तो उस पर टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान भारत ने पहली बार रियल कॉम्बैट में अपने आर्म्ड ड्रोन्स इस्तेमाल किए थे, जिनमें पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम्स और आतंकी बेसिस को टारगेट करने के लिए इजरायली ओरिजिन के हेरोप और हार्पी ड्रोन्स, पाकिस्तान की मूवमेंट्स पर करीब से नजर रखने के लिए हेरन मार्क 2 ड्रोन्स, पाकिस्तान के महत्वपूर्ण साइट्स को टारगेट करने के लिए स्वदेशी नागास्त्र लॉयटरिंग म्यूनिशंस, तो इस तरह के अलग अलग टाइप के ड्रोन्स और यूएवीज का भारत ने इस्तेमाल किया था। बाकी इसके अलावा एक अपडेट है जिसमें पंजाब पुलिस ने एक साइबर अलर्ट जारी किया है, जिसे बताया गया कि पाकिस्तान बेस्ड मालवेयर थ्रेट जिसका नाम है डांस ऑफ द हिलरी, तो वो व्हाट्सएप, फेसबुक, ईमेल तो इसके माध्यम से स्प्रेड किया जा रहा है। और सभी के लिए एडवाइजरी जारी की गई है कि इस तरह के किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें, या आपकी बैंक इन्फॉर्मेशन और पासवर्ड्स को चुरा सकता है। इसके अलावा सोशल मीडिया पर प्रो पाकिस्तानी हैंडल्स के द्वारा एक फेक इन्फोग्राफिक को शेयर किया जा रहा है, जिसपे CNN का लोगो भी लगा हुआ है, और इस इन्फोग्राफिक में भारत और पाकिस्तान के लॉसेस के बारे में बात की गई है। और आपको स्पष्ट कर दें कि इन्फोग्राफिक पूरी तरह से फेक है और CNN ने इस तरह की कोई भी स्टोरी रन नहीं करी है। और हाँ, बाकी अगर आपका टाइम पास नहीं हो रहा है या फिर आपको कोई नया कॉमेडी शो देखना है, तो आप कल की पाकिस्तानी मिलिट्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर देखिएगा, जिसमें पाकिस्तान की मिलिट्री ने इतनी भी मेहनत नहीं करी कि कम से कम पिक्चर्स तो ओरिजिनल रखें। जैसे कि इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी नेवी के जो ऑफिशियल है वो जब प्रेजेंट कर रहे थे, तो उसमें एक पिक्चर दिखाई है। उस पिक्चर में आपको एक सबमरीन दिख रही होगी, 3 प्लेन दिख रहे होंगे और 2 वॉरशिप्स दिख रही होंगी। पर इंटरेस्टिंग बात है कि वो जो पिक्चर है, तो एक तो पुरानी पिक्चर है, ऊपर से उसको एडिट किया हुआ है, और उसमें जो आपको सबमरीन दिख रही है, तो ओरिजिनल पिक्चर में वो सबमरीन नहीं है, उसको केवल एडिट करके सबमरीन बनाया गया है। और इसलिए हमने आपको कहा कि अगर आपको कोई नया कॉमेडी शो देखना है तो आप पाकिस्तान की प्रेस ब्रीफिंग देखिए। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1992 में 15 असम राइफल्स के राइफलमैन प्रतापन VK और 2015 में 23 असम राइफल्स के राइफलमैन मंजीत सिंह, 1981 में 7 असम राइफल्स के राइफलमैन दरवान सिंह और 1992 में 15 असम राइफल्स के राइफलमैन मैथियास टोपनो ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और हमें बेहद दुख के साथ आपको ये बताना पड़ रहा है कि 10 मई 2025 को पाकिस्तान की तरफ से की गई क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में गंभीर रूप से घायल होने की वजह से BSF के कांस्टेबल दीपक ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। और जब किसी तरह की क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में SI मोहम्मद इम्तियाज भी वीर गति को प्राप्त हुए। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारे इन वीरों की आत्मा को शांति मिले और ये देश इनके सर्वोच्च बलिदान के लिए सदा इनका ऋणी रहेगा। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि BSF को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्यों कहा जाता है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिजाइन को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए